भाग 3 में आपका स्वागत है। फिर से मैं हाजिर हूँ। इस भाग में आप जान पाएंगे विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व और विकास के कारण। तो चलिए चलते हैं। तो इसके पिछले भाग 2 वीडियो में हमने विकास के सिद्धांतों के बारे में जाना था और अब जानेंगे विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व मतलब जब एक शिक्षक बच्चों को पाठन करवाता है तो उस समय इसका क्या शैक्षिक महत्व होगा। तो चलिए चलते हैं और जानेंगे। तो विकास के उपर्युक्त सिद्धांतों का शैक्षणिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। विकास की गति और मात्रा सभी बालकों में एक जैसी नहीं पाई जाती, अतः व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर सभी बालकों से एक जैसे विकास की आशा नहीं करनी चाहिए। यदि बालक से अधिक की अपेक्षा की जाएगी तो उसमें अपूर्णता की भावना आ जाएगी तथा कम की अपेक्षा की जाएगी तो उसकी भावनाओं और क्रियाओं को प्रोत्साहन नहीं मिल पाएगा। परिणामतः जिन कार्यों को करने की क्षमता उसमें होगी वह भी ठीक से नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब है आपने बर्थडे जरूर सेलिब्रेट किया होगा तो उसमें आपने अपने घर में बैलून लगाया होगा। तो बैलून 2 तरह का होता है, एक मुंह से फुलाया हुआ बैलून, एक है गैस भरा हुआ बैलून और एक होता है जो आप देखते होंगे आसमान में उड़ने वाला, जिसमें उड़न खटोला भी लगा रहता है, जिसको गैस बैलून कहते हैं। तो ये गैस बैलून तो ये है तो बैलून एक घर की सजावट को बढ़ा रहा है। एक खुली आसमान में छोड़ देने पर उसमें यात्री को बैठाकर वो एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाता है। तो अब दोनों से एक समान अपेक्षा नहीं की जा सकती। एक बैलून उस बैलून से घर की सजावट को नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन दोनों का अपना इम्पोर्टेंट है। तो कहना यही है कि आप एक बैलून को, अगर छोटे बैलून को जो घर की आपकी सजावट को बढ़ा रहा था, अगर उससे आप ज़्यादा की अपेक्षा करें और उसे ज़्यादा फुला दे, उसमें ज़्यादा हवा भर दे तो वो एक आवाज़ के साथ क्या हो जाता है, फट जाता है। लेकिन एक बड़े बैलून के साथ आप अगर ज़्यादा प्रयास करते हैं, उसमें गर्म गैस भरते हैं तो आप उसमें कुर्सी लगाकर, गद्दा लगाकर आप उसमें सैर भी कर सकते हैं, आसमान में सैर कर सकते हैं, उसको हैंडल भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अपेक्षाएं रख सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। तो यही है कि जिनकी जैसी क्षमता हो उनसे ऐसी ही आशा करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। विकास के सिद्धांत के पाठ्यक्रम निर्माण में बड़े सहायक होते हैं। पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना चाहिए जिससे बालकों को सभी क्षेत्रों में विकास हो सके। पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन होना चाहिए। विकास के सिद्धांत के ज्ञान के कारण ही बालक की विभिन्न अवस्थाओं के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम बनाए जा सकते हैं। तो कहने का यही है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए जिससे बालकों के सभी क्षेत्र में विकास हो। और पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब जो पाठ्य को आगे बढ़ा सके, पाठ के साथ साथ चल सके, वैसी क्रिया जो जिस लेसन के साथ साथ चल सके वैसी क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, विकास के सिद्धांतों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है बालक का विकास सामान्य रूप से हो रहा है या नहीं। इस अनुमान से उनके विकास के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था तथा सहयोग दिया जा सकता है। माता पिता अध्यापक बालकों के विकास की दशाओं को ध्यान में रखते हुए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण एवं साधन प्रदान करने का प्रयत्न कर सकते। वो बच्चों को घर में ऐसा माहौल देंगे कि बच्चे पढ़ाई में बैठे, पढ़ाई करने के लिए बैठ जाए। ये नहीं कि घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल रहे तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे वही सीखेंगे जो ऐसा माहौल रहेगा। चलिए चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विकास किस प्रकार का होता है।
उसके ज्ञान से अभिभावक या अध्यापक यह निर्धारित कर सकेंगे कि बालक के विकास के लिए कब अधिक और कब कम प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार ज्ञान बालक के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में सहायता देता है। जैसे जब शिशु चलना आरंभ कर देता है तब उसे चलने के अभ्यास के लिए पूर्ण अवसर, उपयुक्त वातावरण और उपयुक्त सामग्री प्रदान करना चाहिए। उचित वातावरण के अभाव में या ध्यान न देने पर वह देर से चलना आरंभ करता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की संभावनाएं और सीमाएं होती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि अध्यापक और माता पिता को बालकों को ऐसा करने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए जो उनकी विकास की अवस्था से परे है। यदि वे ऐसा करते हैं तो उसके परिणाम बालकों में कुंठा, तनाव तथा स्नायुविक दुर्बलता लाने का ही होगा। उदाहरण, प्राथमिक कक्षा के एक बालक से अमूर्त अवधारणाओं, अमूर्त मतलब जिसको मूर्त नहीं, मूर्त मतलब जो सामने रहे और अमूर्त मतलब जो सोचता है, अमूर्त अवधारणाओं और सिद्धांतों का विवेचन करने की अपेक्षा रखना गलत है। मतलब जिससे जो अपेक्षा नहीं हो उससे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ये विकास किस प्रकार का, इसका ज्ञान अभिभावक और शिक्षक दोनों को होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे का काम, उनका काम निराला होता है। वो उन्हें कुछ नहीं पता होता है क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। तो ये तो हम तो जानते रहते हैं, हमें लगता है ये सही है गलत है। तो इनका ज्ञान अगर रहेगा तो हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए विकास किस प्रकार होता है इसका ज्ञान अभिभावक अध्यापक पर निर्धारित कर सकेंगे और सभी को जानना चाहिए इसके बारे में। पांचवा पॉइंट है विकास की अंतःसंबद्धता। मतलब जैसे जैसे विकास होते जाता है बच्चा उसमें कुछ न कुछ संबंध ढूंढता जाता है। मतलब अगर खाने से पहले हाथ धोना है, ये विकास है, उसमें ज्ञान का विकास हो रहा है। तो हाथ धोने से क्या होगा, तो सफाई होगी, सफाई रहेगी। सफाई होने से क्या होगा, तो हमारे पेट में साफ खाना जाएगा। साफ खाना खाने से क्या होगा, तो हमें कोई रोग नहीं होगा। तो इस तरह की विकास की अंतःसंबद्धता ज्ञान को अंतःसंबंधित तरीके से प्रस्तुत करने का यह संकेत देती है। ऐसा अंतःसंबंधित ज्ञान प्रयोगात्मक भी होना चाहिए। मतलब कोई चीज़ सिखाने से पहले बच्चों को प्रयोग करके दिखाना चाहिए, अर्थात जो कुछ सिखाया उसको व्यवहारिक रूप में करने की शिक्षा भी दी जाए। मतलब जो कुछ सीखे उसको आप जरूर कीजिए। ब्रीथ सिखा रहे हैं तो ब्रीथ में क्या क्या हो सकता है, ब्रीथ कैसे बनता है, उसको जरूर से जरूर सिखाएं। अच्छी बातें सिखाएं, उसको अपने जीवन में मनन करने का भी प्रयास करना चाहिए, समझना चाहिए। यही समझना है। वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों मिलकर बालक के विकास के लिए उत्तरदायी है, कोई एक नहीं है। वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों मिलकर बालक के विकास के लिए उत्तरदायी है, कोई एक नहीं। इनमें से किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस बात का ज्ञान वातावरण में आवश्यकता अनुसार सुधार लाकर बालक को अधिक से अधिक कल्याण करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो शिक्षकों, बंधु, बीएड के प्रशिक्षकों, आपने ज़रूर देखा होगा आपके विद्यालय में ड्रेस कंपटीशन होता होगा, तो इसमें ज़रूर देखे होंगे कि आपने बच्चों को अलग अलग राज्यों का ड्रेस पहने हुए देखा होगा। तो किसी के माथे पे पगड़ी होता है, तो पगड़ी का क्या काम है, किसी के माथे पे टोपी होता है, इसका क्या काम है। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण है। वंशानुक्रम जिनके माता पिता जैसे हैं, और वातावरण ठंड का माहौल है, वहाँ आप बच्चों को अगर गर्मी का कपड़ा पहनाएंगे, तो ये कहने का मतलब है, आप समझ चुके होंगे, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों मिलकर बालक के विकास के लिए उत्तरदायी है। इसमें आप किसी का भी कमी कर दीजिएगा, बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे, अस्वस्थ रहेंगे, उनको किसी चीज़ का बात समझ में नहीं आएगा। ये तो वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों मिलकर बालक के विकास के लिए उत्तरदायी है, कोई एक नहीं। इनमें से किसी की उपेक्षा नहीं कर, किसी को नहीं छोड़ा जा सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं विकास के कारण में। विकास के कारण, आखिर किसी भी जीव में विकास क्यों होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक ने विभिन्न अध्ययनों के बाद विकास के निम्नलिखित कारणों को चिन्हित किया। परिपक्वता, सभी बच्चे परिपक्व होना चाहते हैं, कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। हरलाक के अनुसार परिपक्वता की अवधि से तात्पर्य व्यक्ति में मौजूद आंतरिक योग्यताओं का विकास या उनका अनावरण है, मतलब शुरुआत है। माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से प्राप्त आनुवांशिकता के कारण प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्जात गुण रहते हैं। यह बालक के विकास पर सीधा निर्भर नहीं रहती, बल्कि पर्यावरण के जिन विविध घटकों के संपर्क में वह आता है उनमें भी कुछ सीमा तक उसको उद्दीपन मिलता है तथा प्रभावित होता है। परिपक्वता की प्रक्रिया बालक के विकास को जन्म से लेकर तब तक प्रभावित करती है जब तक उसकी स्नायु तंत्र पूर्ण रूप से दृढ़ परिपक्व नहीं हो जाते। स्नायु तंत्र का मतलब जब तक वो अपने आप को पहचान रहा है, सोचने समझने की क्षमता है, तंत्रिका तंत्र उसकी अच्छी है। ओल्फ तथा ओल्फ के अनुसार परिपक्वता का अर्थ विकास की उस निश्चित अवस्था से है जिसमें बालक वे कार्य करने योग्य हो जाते हैं जो उस अवस्था में पूर्व नहीं कर सकते थे। तो विकास का सबसे पहला पॉइंट है विकास के क्या कारण है, तो परिपक्वता प्राप्त करना। बट सभी कोई अपने काम में क्या होना चाहते हैं, निपुण होना चाहते हैं। चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार परिपक्वता व्यक्ति के आंतरिक विकास की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के कारण ही बालक के शारीरिक अवयवों में नवीन क्रिया को सीखने की क्षमता आती है। अधिगम या सीखना, सबसे पहला था परिपक्वता। जब परिपक्व हो जाता है तब बच्चा अधिगम या सीखना स्टार्ट कर देता है। सीखना व्यक्ति के अभ्यास और अनुभव का संकेत देते हैं। व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन एक कार्य को अभ्यास करके या केवल पुनरावृत्ति से सीखकर सही समय पर होता है, अथवा एक ऐसी परिवर्तन एक नैसर्गिक चयन, निर्देशन और प्रयोजन मूलक प्रकार के कार्य के प्रशिक्षण से आता है। सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसके कारण ही बालक विकास की ओर बढ़ता है। परिपक्वता तथा अधिगम क्रियाओं में घनिष्ठ संबंध होता है, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और विकास की दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण है। परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से तथा अधिगम का संबंध वातावरण से है। परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से है, मतलब जिस जाति का जो जीव है उससे, और तथा अधिगम का संबंध वातावरण से है, मतलब कोई भी चीज़ वो अपना वातावरण से सीखता है, जैसा माहौल रहेगा। परिपक्वता और अधिगम एक तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक ही तीव्रता दूसरे की तीव्र तथा एक की मंदता दूसरे की गति को मंद कर देती है। हरलाक के अनुसार परिपक्वता शिक्षा की कच्ची सामग्री है तथा व्यक्ति व्यवहार की पहली से अधिक सामान्य अवस्थाओं और श्रेणियों में बड़ी सीमा तक अवधारणा करती है। विकास के वातावरण के प्रभाव या सीखने के महत्व को किसी तरह से कम नहीं करती। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि हम जन्म लेते हैं दो काम करने के लिए, एक परिपक्व होने के लिए और अधिगम होने के लिए। यही दोनों से ही हम विकास करते हैं और हमारा विकास होता है। मैं जल्द लौटूंगा अगले वीडियो में। आप तब तक से आप इसको समझिए, देखिए, बार बार वीडियो को देखिए, ज़रूर असर करेगा। मेरे शिक्षक बंधु, मेरे प्रशिक्षु सभी ध्यान से देखेंगे, ध्यान से मनन करेंगे। नमस्कार सभी को, मैं फिर से लौटूंगा दोबारा।